नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। काले धन को लेकर भारत को मिली बड़ी कामयाबी। स्विट्जरलैंड ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों की पहली जानकारी केंद्र सरकार को सौंपी। सूची में एक्टिव खातों के साथ 2018 में बंद किए गए खाते भी शामिल। स्विस खातों की अगली जानकारी सितंबर 2020 में सौंपेगा स्विट्जरलैंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। भारत को पहला राफेल विमान सौंपने के समारोह में लेंगे भाग। शीर्ष आयुध कंपनियों के सीईओ के साथ करेंगे बैठक। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। हरियाणा में अशोक तंवर के बाद संपत सिंह ने भी छोड़ा कांग्रेस का साथ। आदमपुर सीट पर कुलदीप बिश्नोई का खुलकर विरोध करने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी। देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है महानवमी। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति ने कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। पूरी दुनिया के लिए शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की। और नोबेल पुरस्कारों की घोषणा। 3 वैज्ञानिकों को मिलेगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। विलियम जी केलिन जूनियर, सर पीटर जे रैटक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार। कोशिकाओं के ऑक्सीजन ग्रहण पर किए गए खोज के लिए मिलेगा अवार्ड। विदेशों में जमा काले धन के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन से जुड़ी पहले दौर की जानकारी सौंपी है। इनमें एक्टिव खातों के साथ 2018 में बंद किए गए खाते भी शामिल हैं। भारत उन चुनिंदा 75 देशों में से एक है जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन यानी FTA ने खातों की जानकारी साझा की है। ये पहली बार है जब भारत को ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी AEOI ढांचे के तहत स्विट्जरलैंड ने ये जानकारी दी है। AEOI केवल उन खातों से संबंधित है जो आधिकारिक तौर पर भारतीयों के नाम पर है और उनका व्यवसाय और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। FTA ने स्विस बैंक के खाता धारकों के नाम, घर का पता, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वित्तीय संस्थान और खाते में जमा पैसों की जानकारी दी है। हालांकि FTA ने विशेष विवरण देने से इनकार किया है। FTA के प्रवक्ता ने कहा कि भारत को अगली जानकारी सितंबर 2020 में सौंपी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की फ्रांस यात्रा पर रवाना हो गए हैं। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर वो पहला राफेल लड़ाकू विमान पाएंगे और रक्षा मंत्री मैरिग्नैक में फ्रांस के साथ रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ राफेल सौंपने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो राफेल विमान में उड़ान भी भरेंगे। मंगलवार की सुबह बोर्डेक्स के लिए रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि 36 विमानों में से पहला विमान रक्षा मंत्री को मंगलवार को ही मिल जाएगा, लेकिन 4 विमानों की पहली खेप अगले साल मई में भारत पहुंचेगी। तो फ्रांस यात्रा पर रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल के सालों में भारत और फ्रांस के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और गहरे होंगे।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पेरिस में होने वाली सालाना बैठक में चंद दिन पहले पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने कहा है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रिजोल्यूशन 1267 को लागू करने के लिए सही कदम नहीं उठाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकियों हाफिज सईद, मसूद अजहर और लश्कर जमात उद दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन जैसे आतंकी संगठनों को लेकर नरमी बरती और ठोस एक्शन नहीं लिए। 13 से 18 अक्टूबर को FATF की मीटिंग होनी है जिसमें टेरर फंडिंग को लेकर पाकिस्तान पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन APJ की इस नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इससे अब उसके ब्लैकलिस्ट होने की संभावना बढ़ गई है और ये खतरा अब दोगुना हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया है कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। अमित शाह ने कहा कि घाटी में सुरक्षा की स्थिति में सुधार के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में IPS 2018 बैच के प्रोबेशनरों के साथ बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान को कम करने के बाद घाटी में ना तो गोली चली और ना ही कोई नागरिक मारा गया है। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग सीमा पार आतंकवाद का मूल कारण है। भारत के विकास साझेदारी कार्यक्रम ITEC ने 55 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि सदस्य देशों के बीच कारोबार $220 बिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। S जयशंकर ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और सहयोगी देशों के साथ बराबरी का दर्जा देता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है। विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 1964 को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ITEC शुरू किया था। पिछले 55 सालों में ITEC ने दुनिया के दक्षिणी हिस्से के 160 साझेदार देशों के 2 लाख सरकारी अधिकारियों और पेशेवरों को प्रशिक्षण दिया है। Our collective bilateral trade stands around $220 billion. Given these economic and historical bearings, India's development cooperation and our support to the cause of multilateralism flow from the philosophy of interconnectedness and interdependence, which reflects our commitment to Vasudhaiva Kutumbakam, the world is a family. India's relations with partner countries are based on the principles of equality, mutual respect for sovereignty, and freedom of action and choice. It is not based on competition, conditionalities, or prescriptions. केंद्र सरकार ने ईमानदार करदाताओं को दशहरे के मौके पर बड़ी सौगात दी है। इसके तहत दिल्ली में नेशनल असेसमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जिसके जरिए फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत हुई है। यानी करदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और जो भी कार्रवाई होगी वो नेशनल असेसमेंट पोर्टल के जरिए होगी। करदाताओं को रजिस्टर्ड ईमेल और इनकम टैक्स के वेब पोर्टल पर लॉगिन करने पर नोटिस और सूचनाएं मिलेंगी। साथ ही टैक्स पेयर्स घर या दफ्तर से ही नोटिस का जवाब दे सकेंगे। जांच का काम रैंडम तरीके से चुनी हुई टैक्स अधिकारियों की टीम करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो करदाता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी मिलेगी। वहीं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और बेंगलुरु में रीजनल सेंटर्स होंगे। That today, from 1st of October, we all are aware that every communication has to have the DIN number. If anything doesn't have a DIN number, it is legally not valid. I mean, it requires a lot of courage for us, for the government to say that, look, if the DIN number is not there, then that notice or the communication or the letter is not valid, and people can just ignore this. I mean, this is something, again, great step.
दिल्ली में 1 अप्रैल 2020 से BS6 आ जाएगा। इससे वाहनों के प्रदूषण में कमी आएगी। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अच्छा नेटवर्क दिल्ली मेट्रो का है। देश भर में BS4 लागू करने का, तब तक BS3 कैटेगरी के फ्यूल पर चलते थे वाहन। वो जैसे BS4 अब सब देश भर में मिलने लगा, तो इससे 80% पार्टिकुलेट मैटर ट्रकों का कम हो गया। ये देश भर में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली में उसकी विशेषता समझती है। फिर अप्रैल से, अब 1 अप्रैल 2020 से BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स भी आएंगे। दिल्ली में BS6 पेट्रोल पहले से ही मिलने लगा, पेट्रोल डीजल, और NCR में भी मिलने लगा। और BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स आएंगे, उसका परिणाम यह होगा कि प्रदूषण में, वाहनों के प्रदूषण में, यातायात की प्रदूषण में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आएगी। इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सर्दी के दिनों में पराली से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों को केंद्र सरकार ने 18,000 मशीन वितरित की हैं। 1150 करोड़ रुपए की लागत से बनी इन मशीनों का उपयोग पराली के छोटे छोटे टुकड़े करने में की जाएंगी। इन टुकड़ों को खाद बनाने के प्रयोग में लाया जा सकता है और इससे प्रदूषण में कमी आएगी। सबसे बड़ा प्रश्न आता है, और जो अभी भी आएगा, वो स्टबल बर्निंग है, पराली के जलना। हरियाणा पंजाब में किसान, ये पद्धति पिछले अनेक सालों से चल रही थी, और जब वहां से हवा अगर दिल्ली की तरफ आती है तो वो प्रश्न गंभीर हो जाता है। उसके लिए केंद्र सरकार ने 1150 करोड़ रुपए देकर, अनुदान देकर, विशेष 18,000 मशीन्स अभी दिए हैं पंजाब हरियाणा में किसानों को, जिससे वो पराली जलानी नहीं पड़ेगी। उसी के टुकड़े टुकड़े होकर वो उसी खेत में खाद के रूप में उपयोग होता है। महाराष्ट्र सरकार 21 अक्टूबर तक मुंबई के आरे जंगल में अब और पेड़ नहीं काट सकेगी और ना ही वहां दूसरी गतिविधियां कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई तक वहां यथास्थिति बहाल रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा। और अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वैभव राज शुक्ला के पास। शुक्रिया। चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नाम वापस लेने का वक्त भी निकल गया है। अब चुनाव मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं वो बाकी सभी मतदाताओं को अपने पाने मिलाने में जुट गए हैं। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो सियासी दंगल के पुराने खिलाड़ी हैं, जबकि कई प्रत्याशी इन चुनावों से राजनीति में आगाज कर रहे हैं। ऐसे में खास हो जाता है राज्यों के इलाकों का गणित, जहां राजनीतिक दल नफे नुकसान को ध्यान में रखते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके की, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं चुनाव से जुड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 9 और हरियाणा में 4 जनसभाएं करेंगे। वहीं अमित शाह की महाराष्ट्र में 18 रैलियां और जनसभाएं होंगी।
हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व वित्त मंत्री और विधायक प्रोफेसर संपत सिंह ने भी आज कांग्रेस को छोड़ दिया। संपत सिंह ने आदमपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई का खुलकर विरोध करने का ऐलान भी कर दिया। हरियाणा में कई उम्मीदवारों ने मतदान से पहले चुनावी मैदान में कदम पीछे खींच लिए हैं। इस मामले में जननायक जनता पार्टी को भी खासा झटका लगा है। पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। जेजेपी के बल्लभगढ़ से उम्मीदवार सुरेश वर्मा ने अपना नामांकन वापस लेकर जेजेपी को अलविदा कह दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पृथला सीट से जेजेपी प्रत्याशी शशिबाला तेवतिया भी चुनाव मैदान से पीछे हट गई हैं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नयन पाल रावत को समर्थन देने का फैसला किया है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस एनसीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गांवों में सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और किसानों से जुड़े मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया। घोषणा पत्र में किसानों से कर्ज माफी का वादा किया गया है। दोनों दलों ने महाराष्ट्र के सभी बड़े शहरों में महानगर पालिका के अधीन रहने वाले लोगों के लिए 500 स्क्वायर फीट के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की भी बात कही है। इसके अलावा घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनती है तो भूमि पुत्रों को नए उद्योग व्यवसाय में 80% नौकरियां मिलें। इसके लिए विशेष कानून बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी को एक बार फिर विदर्भ इलाके से काफी उम्मीदें हैं। वजह है 2014 का विधानसभा चुनाव और 5 महीने पहले का लोकसभा चुनाव। दोनों ही बार बीजेपी को इस इलाके में काफी सफलता मिली, जबकि अन्य दलों के सामने विदर्भ में उपस्थिति बनाए रखने की चुनौती है। महाराष्ट्र चुनाव में विदर्भ क्षेत्र पर सभी राजनीतिक दलों की खास नजर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र होने के साथ साथ विदर्भ कृषि बाहुल इलाकों में भी शुमार है। विदर्भ में किसानों के संकट से जुड़ी खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रही हैं, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ग्रामीण महाराष्ट्र में तमाम मुश्किलों को पार कर अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए एक बार फिर बीजेपी को विदर्भ इलाके में बेहतर नतीजों की उम्मीद है। विदर्भ में कुल 11 जिले हैं, जिनमें बुलढाना, अकोला, वाशिम, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल शामिल हैं। इन 11 जिलों में महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 62 सीटें आती हैं। इनमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति और 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को विदर्भ रीजन में लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला था। विदर्भ क्षेत्र की 62 सीटों में से बीजेपी ने 44 पर जीत दर्ज की थी। 2009 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 25 सीटों का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी से अलग होकर लड़ रही शिवसेना को महज 4 सीटें मिली थी। शिवसेना को 2009 के मुकाबले विदर्भ क्षेत्र में 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। प्रदेश में लंबे समय से सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस को 2014 में 2009 के मुकाबले 14 सीटों का नुकसान हुआ और पार्टी को महज 10 सीटें मिली। वहीं एनसीपी को 2009 में यहां 4 सीटें मिली थी, वो 2014 में घटकर 2 रह गई। 2 सीटें अन्य के खाते में गईं। चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि इलाके की जनता ने कांग्रेस को खारिज कर नेतृत्व परिवर्तन पर भरोसा जताया है। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र को पहली बार विदर्भ क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री मिला जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर सूबे की सियासत में अपना परचम लहराना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में खुद की खोई राजनीतिक चमक को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी की उम्मीद है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता से काम किया है और जनता उनके काम को पसंद कर रही है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर से बात की हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह चौरान ने। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर। सर, क्या खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? अपने जनता का विश्वास, जनता के प्रति प्यार और जनता के बीच सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी में, इसी एजेंडे पे 5 साल में हमने पिछली सरकार में काम किया और वर्तमान में भी अब हम इसी एजेंडे के साथ हम जा रहे हैं। ग्रोवर साहब, 5 साल आप की सरकार रही है, आप मंत्री रहे हैं, तो क्या ऐसी खास उपलब्धियां हैं जो हमको आप बताना चाहेंगे? 2014 जब कांग्रेस सरकार थी, उस समय प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैली हुई थी, भ्रष्टाचार था, लूट खसोट थी, किसानों की जमीनें सस्ते भाव में रियल एस्टेटों के हाथ दी जाती थी और नौकरियों में भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार ने आते ही पारदर्शिता से काम किया। स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा हमारा माने देश के प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था कि मेरा देश साफ सुथरा होना चाहिए। उसी में हरियाणा भी आज स्वच्छता में सबसे आगे बढ़ा है। मेरा करनाल माने मुख्यमंत्री जी का शहर नंबर 1 पर है, रोहतक नंबर 2 पर है, स्वच्छता में मेरा शहर 69वें नंबर पर है। मेरे यहाँ सिविल हॉस्पिटल है, आज ऑल इंडिया में हेल्थ के नंबर 1 पर है। मेरा पीजीआई जो पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी है, वो आज देश भर में नंबर 2 पर आई है। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त और उत्साह से लबरेज ये थे मिनिस्टर मनीष ग्रोवर। रोहतक से कैमरामैन सुरेश के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया वैभव। महानवमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां का ये स्वरूप सिद्धि प्रदान करने वाला है। महानवमी के मौके पर आज दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महानवमी के मौके पर गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत स्थित कामाख्या मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश से आए सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। महानवमी के मौके पर कामाख्या मंदिर में कुमारी पूजा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दशहरा पर्व की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों के लिए दशहरे के त्योहार पर सफलता, समृद्धि और खुशियों की कामना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की विजय का उत्सव है, जो हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान राम के जीवन के मूल्य आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दशहरे का त्योहार हमें राष्ट्र निर्माण और समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दशहरे के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा पूरे देश में खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दशहरा भगवान राम के जीवन और कार्यों के द्वारा दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है और हमें बुरी ताकतों को समाप्त करना चाहिए, साथ ही अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में ये भी कहा कि इस दशहरे पर हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हम ऐसे पथ पर आगे बढ़ेंगे जो हमें शांति और समृद्धि प्रदान करेगा और पूरी मानवता को प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति ने दशहरे के मौके पर देश दुनिया में शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना भी की। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार से शुरू हो गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दुनिया का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए चुना गया है। इन वैज्ञानिकों के नाम विलियम जे कैलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा हैं। कोशिकाओं के काम करने के तरीके और ऑक्सीजन की उपलब्धता के ग्रहण करने को लेकर किए गए खोज पर यह सम्मान इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर में विकास बनाम पर्यावरण।